नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेशनल कैरियर एकेडमी की लाइव क्लासेज में। हम परमाणु संरचना के बारे में बातें कर रहे थे। परमाणु संरचना के बारे में हमने बोर परमाणु तक पढ़ लिया था, बोर की ऊर्जा, त्रिज्या और वेग। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे। डी ब्रोगली सिद्धांत हम देखेंगे। डी ब्रोगली सिद्धांत। डी ब्रोगली सिद्धांत को अपन कण की द्वैत प्रकृति भी कहते हैं। कण की द्वैत प्रकृति, डी ब्रोगली सिद्धांत को कण की द्वैत प्रकृति भी कहते हैं। इसकी खोज की थी डी ब्रोगली सिद्धांत की। डी ब्रोगली सिद्धांत के खोज करता है डी ब्रोगली। डी ब्रोगली सिद्धांत के खोज करता है डी ब्रोगली, और इसका प्रायोगिक मान दिया था तो प्रायोगिक मान देने वाले हैं डेविसन एवं जर्मर। प्रायोगिक मान देने वाले हैं डेविसन एवं जर्मर। तो डी ब्रोगली सिद्धांत को अपन कण की द्वैत प्रकृति भी इसको बोल रहे हैं। इसकी खोज की थी डी ब्रोगली ने, प्रायोगिक मान दिया था डेविसन एवं जर्मर ने। प्रायोगिक मान किसने दिया था? डेविसन एवं जर्मर ने इसका प्रायोगिक मान दिया था। ओके, तो द्वैत प्रकृति का मतलब क्या होता है? दो प्रकार की। डी ब्रोगली ने बताया था कि प्रकाश की तरह कण की भी द्वैत प्रकृति होती है। जिस प्रकार से प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, और प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है कण रूप और तरंग रूप। कण रूप और तरंग रूप। तो जब प्रकाश या कोई कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो वो तरंग रूप में होता है, और जब किसी सतह पर जाकर पड़ता है तो वो कण रूप में होता है। इसे हम द्वैत प्रकृति कहते हैं, मतलब कण रूप भी होता है और तरंग रूप भी होता है। तो इसने क्या कहा था, इस तरीके से गति करता है, तरंग दैर्घ्य बनती है। तो यहाँ से ये एक लूप में तय की गई दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है, जिसे अपन लैम्बडा कहते हैं। तो डी ब्रोगली ने बोला था कि माना कि कोई एक m द्रव्यमान का कण है जो कि v वेग से गति करता है। m द्रव्यमान का कण है जो कि v वेग से गति करता है, तो उसकी जो तरंग दैर्घ्य है उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। डी ब्रोगली ने क्या कहा था कि जब कोई m द्रव्यमान का कण v वेग से गति करता है तो उसकी तरंग दैर्घ्य का मान उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तरंग दैर्घ्य का मान उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो कोई स्थिरांक आता है, तो यहाँ पर स्थिरांक आता है लैम्बडा बराबर h/p। लैम्बडा बराबर h/p। अच्छा, यहाँ पर p क्या है? संवेग है, और संवेग का मान होता है m इंटू v, द्रव्यमान इंटू वेग। संवेग p का मान क्या होता है? द्रव्यमान इंटू वेग। तो डी ब्रोगली ने क्या कहा था कि कोई m द्रव्यमान का कण v वेग से गति करता है तो उसकी तरंग दैर्घ्य का मान संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये साइन हटेगा तो स्थिरांक आता है। तो लैम्बडा बराबर h/p, और p बराबर क्या होता है? m इंटू v। m इंटू v, तो p की जगह m इंटू v रख सकते हैं अपन। तो लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा? h/mv। लैम्बडा बराबर h/mv। h यहाँ पर क्या है? प्लांक स्थिरांक है। h क्या है यहाँ पर? प्लांक स्थिरांक है। तो लैम्बडा बराबर h/p या लैम्बडा बराबर h/mv, इन दोनों को हम डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? डी ब्रोगली समीकरण। तो लैम्बडा बराबर h/p या लैम्बडा बराबर h/mv, ये कहलाता है डी ब्रोगली समीकरण। इसी के आधार पर अपन को m का मान मिलेगा, v का मान मिलेगा, h का मान अपन जानते ही हैं। ये वैल्यू अपन पुट कर देंगे तो तरंग दैर्घ्य का मान आ जाता है। या तो डायरेक्ट यहाँ से आपके से सूत्र पूछेगा कि डी ब्रोगली समीकरण क्या होता है, तो डी ब्रोगली समीकरण होता है लैम्बडा बराबर h/p या लैम्बडा h/mv, या इनके मान दे देगा और आपसे पूछ लेगा उसकी न्यूमेरिकल बेस
सवाल में यहाँ पर हो सकता है। तो ये आपका होता है द्वैत प्रकृति, कण की द्वैत प्रकृति जो डी ब्रोगली ने दी थी। और डी ब्रोगली समीकरण होता है लैम्बडा बराबर H/mv या लैम्बडा बराबर H/p। ये होता है अपने पास डी ब्रोगली समीकरण। उसके बाद अपन बात करते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत दिया हाइजेनबर्ग ने ही था, नाम से इसके से पता है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ये सिद्धांत क्या बोलता है कि किसी भी गतिशील कण की स्थिति और संवेग दोनों एक साथ सही ज्ञात नहीं कर सकते। किसी भी गतिशील कण की स्थिति एवं संवेग दोनों एक साथ सही ज्ञात नहीं कर सकते। यदि स्थिति सही ज्ञात करते हैं तो गलती संवेग में हो जाती है, और यदि संवेग सही ज्ञात करते हैं तो गलती स्थिति में हो जाती है। ये जो अब माना कि जैसे डेल्टा एक्स स्थिति में गलती है, स्थिति में त्रुटि है, और डेल्टा पी संवेग में त्रुटि है। डेल्टा एक्स स्थिति में त्रुटि और डेल्टा पी संवेग में त्रुटि है। तो इसने जो कहा था कि जो स्थिति तथा संवेग में त्रुटियों का गुणनफल, स्थिति तथा संवेग में त्रुटियों का गुणनफल H/4π से अधिक या उसके बराबर होता है। इसका 2-3 बार सूत्र पूछा हुआ है। सूत्र इसका क्या है हाइजेनबर्ग का? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, स्थिति में त्रुटि इंटू संवेग में त्रुटि का मान H/4π से या तो अधिक या उसके बराबर होता है। तो मेन आपके पास ये समीकरण इसमें आता है हाइजेनबर्ग के लिए कि संवेग में त्रुटि तथा स्थिति में त्रुटियों का गुणनफल H/4π से अधिक या उसके बराबर होता है। स्थिति में त्रुटि तथा संवेग में त्रुटियों का गुणनफल H/4π से अधिक या उसके बराबर होता है। ओके, इन दोनों में से किसी एक का मान भी 0 है तो दूसरे का मान अनंत होता है, और किसी एक का अनंत है तो दूसरे का 0 होता है। मतलब शून्य और अनंत अलग अलग इसमें हो जाता है। एक का शून्य, दूसरे का अनंत, दूसरे का अनंत है, एक का शून्य। तो ये हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है कि स्थिति में त्रुटि और संवेग में त्रुटियों का गुणनफल H/4π से अधिक या उसके बराबर होता है। मेनली सूत्र आपसे पूछा जाता है, तो हाइजेनबर्ग का सूत्र है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू H/4π। ये हाइजेनबर्ग का सिद्धांत था। फिर हमारे पास आता है सोमरफील्ड का विस्तार। सोमरफील्ड का विस्तार, देखिए आपको ध्यान है, बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं जिन्हें कक्ष कोश या ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं, जबकि सोमरफील्ड ने कहा कि वृत्ताकार पथों में चक्कर नहीं लगाकर दीर्घ वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं, और उनमें से ही कोई एक कक्षा वृत्ताकार हो जाती है। तो सोमरफील्ड और बोर में कॉमन चीज थी वृत्ताकार। बोर के अनुसार सारी कक्षाएं वृत्ताकार होती हैं, जबकि सोमरफील्ड के अनुसार एक कक्षा वृत्ताकार होती है। तो सोमरफील्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में चक्कर नहीं लगाकर दीर्घ वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं, और उनमें से ही कोई एक कक्षा वृत्ताकार हो जाती है। तो यहाँ पर जो दीर्घ वृत्त की संख्या है, दीर्घ वृत्त की संख्या निकालते हैं हम n-1 से। जो भी n का मान 5 है तो दीर्घवृत्त 4 होंगे, n का मान 6 तो दीर्घवृत्त 5 होंगे, n का मान 3 है तो दीर्घवृत्त 2 होंगे। n-1 के बराबर दीर्घवृत्त होते हैं। ये सोमरफील्ड था। तो इस सोमरफील्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाता है, वृत्ताकार पथों में चक्कर नहीं लगाता, उनमें से कोई एक कक्षा वृत्ताकार हो जाती है। फिर हम अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात करेंगे।
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के नियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने के नियम। पहला नियम या हम इसमें बात करते हैं, सबसे पहले एक सिद्धांत है आप-बो सिद्धांत। आप-बो या आप-बाओ सिद्धांत। आप-बो सिद्धांत, आप-बो सिद्धांत क्या कहता है कि कक्षकों में इलेक्ट्रॉन उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं, या इलेक्ट्रॉन कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। अर्थात जिस कक्षक की ऊर्जा कम होती है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है, और जिसकी ऊर्जा ज़्यादा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाता है। तो यह सिद्धांत क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। तो इनका इलेक्ट्रॉन भरने का जो क्रम क्या रहता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है 1s कक्षक में, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो इसने क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन कक्षकों की ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में भरे जाते हैं। और वो क्रम क्या रहता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाता है 1s कक्षक में, फिर 2s में, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, इस तरीके से ये क्रम इनका चलता है। फिर ये जो आप-बो सिद्धांत है, आप-बो सिद्धांत के अंतर्गत 4 नियम आते हैं। इसमें आप-बो सिद्धांत के अंतर्गत 4 नियम होते हैं। आप-बो सिद्धांत के अंतर्गत 4 नियम होते हैं। सबसे पहला हमारे पास नियम होता है N+L का नियम। N+L का नियम, ये इंपॉर्टेंट नियम है, इसी के आधार पर हम भरते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। N+L का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरा जाता है जिसमें N+L का मान सबसे कम होता है। इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरा जाता है जिसमें N+L का मान सबसे कम होता है। तो पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में जाएगा जिसमें N+L का मान सबसे कम होता है। यदि N+L का मान समान हो, यदि N+L का मान समान हो तो इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरा जाता है जिसमें N का मान सबसे कम होता है। पहले आप क्या देखेंगे, N+L कम देखेंगे। N+L कम होगा, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। यदि N+L समान है तो आपको देखना पड़ेगा N किसमें कम है। तो नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरा जाता है जिसमें N+L का मान सबसे कम होता है। यदि N+L का मान समान हो तो जिसमें N का मान कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है। तो N+L का नियम क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरा जाता है जिसमें N+L का मान सबसे कम होता है। यदि N+L का मान समान हो तो इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में पहले भरा जाता है जिसमें N का मान सबसे कम होता है। कैसे? जैसे कुछ कक्षक है हमारे पास, उसमें N का मान देखेंगे, N का देखेंगे और N+L का देखेंगे। 2s कक्षक है, 4p कक्षक है, 5d कक्षक है, 4f कक्षक है। इस तरीके से जैसे कोई कक्षक है। अब N का मान क्या होता है, जो कक्षक के आगे जो संख्या लिखी होती है वो N का मान होता है। जो कक्षक के आगे संख्या लिखी होती है वो N का मान होता है। तो यहाँ पर N का मान 2 है, यहाँ N का मान 4 है, N का मान यहाँ 5, यहाँ N का मान 4 है।
एल का मान अपन कैसे देखते हैं, कक्षक एसपीडीएफ से देखते हैं। एस 4 प्रकार के कक्षक हमारे पास, एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक। एस, पी, डी और एफ। एस कक्षक के लिए एल का मान 0, पी कक्षक के लिए एल का मान 1, डी कक्षक के लिए एल का मान 2, एफ कक्षक के लिए एल का मान 3। ठीक है, ये इनके लिए होते हैं, ध्यान रख सकते हैं। एस, पी, डी, एफ 0, 1, 2, 3। एस के लिए एक सुपर, एस मतलब सुपर 0, पी पहला, डी डबल दूसरा, एफ फाइनल तीसरा, याद रख सकते हैं इस तरीके से। तो ये 4 कक्षक है, एस, पी, डी, एफ। मान भी इनके 4 हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3। एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। ये एल के मान है। तो यहाँ पर क्या 2s, एस है, एस के लिए एल का मान 0, तो n प्लस एल कितना हो गया, 2 प्लस 0 2। पी है यहाँ पर, पी के लिए पहला, पी के लिए पहला 1 मान हुआ एल का, तो 4 और 1 5। ये डी है, डी के लिए 5d, डी के लिए कितना, 2 डबल, तो 5d, 5 और 2 7, और f के लिए 3 होता है, ये भी 7। तो n प्लस एल का नियम क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन पहले उस कक्षक में भरा जाता है जिसमें n प्लस एल का मान सबसे कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम क्या रहेगा यहाँ पर, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा जिसमें n प्लस एल का मान कम हो। n प्लस एल का मान कम है 2s में, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में। 2s के बाद हम बात करेंगे तो 5 आ रहा है, तो 4p। यही इनकी ऊर्जा का क्रम होता है इसी तरीके से। फिर इन दोनों में बराबर आ रहा है 7 7। जब n प्लस एल का मान समान हो तो जिसमें n का मान कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है, इसलिए इनमें n प्लस एल का मान समान है, तो n का मान 4f में कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा 4f में, और फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा 5d में। ऊर्जा का क्रम भी इसी तरीके से होता है, n प्लस एल कम तो उस कक्षक की ऊर्जा भी कम, n प्लस एल अधिक तो उस कक्षक की ऊर्जा भी अधिक। यदि n प्लस एल का मान कम होता है तो ऊर्जा कम होती है, n प्लस एल का मान ज्यादा होता है ऊर्जा ज्यादा होती है। वापस वही बात आती है कि समान हो जाए तो सेम वही बात है, n प्लस एल का मान समान तो n का मान कम होगा तो ऊर्जा कम होगी, n का मान ज्यादा होगा तो ऊर्जा ज्यादा होगी। तो जिस कक्षक के लिए n प्लस एल का मान कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है, उसकी ऊर्जा भी कम होती है। यदि n प्लस एल का मान समान होता है तो जिस कक्षक के लिए n का मान कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाता है। यह n प्लस एल का नियम है। तो देखिए आप जानते हैं कि 1p 2d और 3f ये जो कक्षक हैं, कक्षक को अंग्रेजी में अपन ऑर्बिटल कहते हैं, ये संभव नहीं होते हैं, बनते नहीं है ये। वन पी 2d और 3f ये 3 कक्षक संभव नहीं होते हैं, बाकी जो कक्षक है वो होते हैं। मतलब 1 में केवल s ही होता है, 2 में s और p होते हैं, 3 में s p और d होते हैं, और 4 में से स्टार्ट होता है f। तो मतलब p स्टार्ट होता है 2 से, d स्टार्ट होता है 3 से और f स्टार्ट होता है 4 से, इसलिए 1p 2d और 3f कक्षक नहीं होते हैं। तो 1 में केवल s कक्षक ही होता है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d 7s 7p।
इंक देखना। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरना है तो ऊपर से आपको नीचे आना है। सबसे पहले आप ऊपर से नीचे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन 1s कक्षक में जाएगा, फिर ऊपर जाके वापस नीचे आएंगे 2s में जाएगा, फिर ऊपर गए नीचे 2s के बाद 2p 3s में जाएगा, फिर 3p 4s में जाएगा, 3d 4p 5s में जाएगा, 4d 5p 6s में जाएगा, फिर 4f 5d 6p 7s में, फिर 5f 5d और 6d और 7p, ये पूरा क्रम रहेगा। तो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन विन्यास भरने का क्रम क्या रहेगा इनका? कंप्लीट सबसे पहले किस में जा रहा है? 1s में, फिर 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d और 7p, ये इसका पूरा क्रम रहता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरने का। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, उसके बाद 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d और 7p, ये पूरा क्रम रहता है। इसके बाद एक और आप चीज जानते हैं, कौन से कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? तो कक्षक और अधिकतम इलेक्ट्रॉन, 4 प्रकार के कक्षक हैं आपके पास, आप जानते हैं, S कक्षक, P कक्षक, D कक्षक और F कक्षक। S, P, D और F 4 प्रकार के कक्षक हैं आपके पास। तो S कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, P कक्षक में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, D में अधिकतम 10 और F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। मतलब S में आप ध्यान रखो, S में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद हर कक्षक में 4-4 इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ। तो 4 प्रकार के कक्षक है S, P, D और F। S कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जा सकते हैं, P में 6, D में 10, F में 14, ये अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं भर सकते। तो S कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10, F में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं वो आपको बताते हैं। तो कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें लिखते हैं, अपने को जिस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है उसका परमाणु क्रमांक अपने को पता होना चाहिए। परमाणु क्रमांक आप याद करेंगे, जिस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को इस हिसाब से भरेंगे, S में 2 ज्यादा ज्यादा, P में 6, D में 10, F में 14, इस हिसाब से भरेंगे। और क्रम रहेगा, स्टार्ट हमेशा करेंगे 1s कक्षक से। स्टार्ट हमेशा कहां से करेंगे? 1s कक्षक से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हमें हाइड्रोजन का भरना है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है और इसके पास इलेक्ट्रॉन भी 1 है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। स्टार्ट करेंगे 1s से, तो 1s1, S में 1 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 1s1 हुआ। अब यही ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का होगा। हाइड्रोजन के समस्थानिक का विन्यास एक जैसा होता है। तो 1h का हो जाएगा 1s1। S में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, लेकिन हमारे पास 1 ही है तो हम 1 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1 से ज्यादा नहीं भरे जा सकते यहाँ पर। तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा? 1s1। यदि हम हीलियम का लिखें तो हीलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास, अब कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास? 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। स्टार्ट हम कहां से करेंगे? हमेशा
1s से स्टार्ट करेंगे, 1s से स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1s1 2s1 ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे नहीं लिख सकते, जब तक s कक्षक पूरा नहीं भर जाएगा आगे नहीं जाएंगे। तो पहले s कक्षक भरा जाएगा तो इसलिए इसको हम 1s2 लिखा जाएगा। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा 1s2, क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और s से 1s से स्टार्ट होता विन्यास, हमेशा s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो हीलियम का विन्यास क्या हो जाएगा 1s2। इसी तरीके से जैसे लिथियम की बात करें हम, लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 3 इलेक्ट्रॉन को भरना है, स्टार्ट हमेशा 1s से ही करना है, s में 2 से ज्यादा जाते नहीं है। तो पहले जैसे 1s2 तो 1s भर गया, s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 1s भर गया, अब बचा तो आगे जाएंगे। तो 1s के बाद कौन आ रहा है 2s, तो अगले नंबर पर जो आएगा वो लेंगे। तो 1s के बाद 2s आ गया, तो 2s और इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचा।